रात के 11 बज चुके थे, पर रिया का पति समीर अभी तक घर नहीं लौटा था। रिया और समीर की शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है और इस 1 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि समीर देर से घर लौटा हो। हर रोज शाम होने से पहले ही वो घर आ जाता था। इंतजार करते करते रिया को खुद बेचैनी सी होने लगी। आज की इस देर का कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो ईश्वर से सब कुछ ठीक ठाक होने की प्रार्थना करने लगी। सोचते सोचते उसे सुबह का दृश्य याद आया जब समीर ऑफिस के लिए निकल रहा था। आज उसके चेहरे पर वो रोज वाली मुस्कान नहीं थी, वो थोड़ा गंभीर लग रहा था। तब रिया ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि शायद समीर के मन में कोई परेशानी थी। ऑफिस के काम की परेशानी हो सकती थी, जिसकी चर्चा रिया से करना उसने ठीक नहीं समझा होगा और अब उसी कारण से उसे देर होगी। रिया के मन में विचारों का तूफान आता और जाता रहा। यह सिलसिला तब टूटा जब समीर ने घर के अंदर कदम रखा। तुम सोए नहीं, जाओ जाकर सो जाओ, समीर ने घर के अंदर दाखिल होते ही लापरवाही के साथ कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रिया बुरी तरह से चौंक पड़ी। शराब की गंध, एक तेज भपका उसने महसूस कर लिया था और समीर के कदमों की लड़खड़ाहट अब वो स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। यह सब क्या? आप और शराब? हैरानी से वो सवाल ठीक ढंग से नहीं पूछ पाई। समीर सीधे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। हाँ, मैंने शराब पी है। पीना तो जहर चाहिए था, मगर मैंने सिर्फ शराब पी है। जब मन जलता है और आत्मा संसार से भाग जाना चाहती है, तो आदमी के लिए जहर ही दवा का काम करता है। मगर जो कायर जहर पी सकते हैं मगर जो कायर जहर पी सकते हैं, सुना है उनको सहारा एकमात्र शराब ही दे सकती है, और मैंने भी शराब पी ली है। समीर के मुंह से अजीब सी बातें निकलने लगीं, जिनका मतलब समझ पाना रिया के लिए बहुत मुश्किल था। वो समीर से पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर उस पर धीरे धीरे नशा गहराता देखकर उसने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा। चलिए खाना खा लीजिए, कुछ सोचकर उसने कहा। तुम खाओ और जाकर सो जाओ, मैं खाना खाकर आया हूँ। यह क्या हो गया है आपको? मैंने आपके बिना कभी खाना नहीं खाया है, ऐसा पहले हुआ है क्या? बस बस, यह सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकेले नहीं खा सकती तो आकाश के साथ बैठकर खाओ, उसके ख्यालों में डूबकर खाओ और उसी के ख्यालों में डूबकर सो जाओ। समीर बोल पड़ा और फिर जल्दी निगाहों से रिया को घूरने लगा। इस तरह की बात सुनकर रिया अचानक सकपका कर रह गई। आकाश? कौन आकाश? उसके मुंह से यही निकला। बहुत खूब, जो मुझे पूछना चाहिए वो तुम पूछ रही हो। समीर का स्वर अचानक विषैला हो गया। मैं किसी आकाश को नहीं जानती। कहने को तो वो कह गई थी, मगर स्वर की कपकपाहट को छिपाने में सफल नहीं हो पाई थी। नहीं जानती तो फिर यह क्या है? समीर ने नफरत भरे कटाव भाव से एक कागज उसकी ओर बढ़ा दिया। कागज पर नजर पड़ते ही रिया की सारी शक्ति ही कमजोर हो गई। ये आपके पास कहाँ से आया? वो कांपते हुए बोले। शुक्र है अपने प्रेमी के पत्र को पहचान तो लिया तुमने। भोले भाले चेहरे के पीछे इतना बड़ा कपट हो सकता है, कौन सोच सकता था? तुमने मुझसे विश्वासघात किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, कभी नहीं। समीर नफरत भरे स्वर में बोला तो रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया, उसने कहना चाहा, मगर समीर उसकी बात को बीच में ही काटकर बुरी तरह से चीख पड़ा। मेरे सामने यह पत्र के सामने यह क्रिया चरित्र दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। रिया बुरी तरह से सहम गई और रोते हुए दूसरे कमरे में भाग गई। शेष पूरी रात रोते रोते ही बीती। अतीत के जिस कड़वे पन्ने को वो भूल चुकी थी, वो अचानक इस तरह से सामने आकर उसके वर्तमान को तहस नहस कर देगा, उसने कभी सोचा नहीं था। आकाश का नाम लड़का जिसके जीवन में आया जरूर था, मगर जल्दी ही उसकी सच्चाई भी सामने आ गई थी। आकाश का स्वभाव इसी भौरे जैसा ही था, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराने वाला। यह पता चलते ही रिया ने उसी पूरी तरह से लताड़ा था और उसके लिखे सारे पत्र उसी के सामने फाड़कर नाले में फेंक दिए थे। आकाश बस मुस्कुराकर रह गया था और तू नहीं, और सही, और नहीं, और सही वाले भाव के साथ सदा सदा के लिए ही
उसके सामने से चला गया था। उसके बाद हमेशा हंसने खिलखिलाने वाली रिया धीर गंभीर हो गई और एक परिचित के शादी समारोह में उसका यही गुण समीर को भा गया था। समीर के अंदर भी ऐसा कुछ था जो वो चाहकर भी उससे दूरी नहीं बना पाई थी। पहले अचानक हुई मुलाकात ने दोनों के मन में दूसरी मुलाकात की इच्छा जगा दी थी और फिर यह सिलसिला ही चल पड़ा। इसकी भनक परिवारजनों को मिली तो दोनों के ही परिवार वालों ने इस शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो गए और फिर रिया दुल्हन बनकर समीर के घर आ गई और समय पंख लगाकर उड़ान भरने लगा। मगर आज आकाश का लिखा एक पत्र समीर के हाथ में आ गया था और रिया का सारा सुखी संसार अविश्वास की भेंट को चढ़ाने को तैयार होने लगा था। रिया को पूरा विश्वास था कि उसने आकाश के सारे पत्र उसी दिन नष्ट कर दिए थे, मगर शायद एक पत्र किसी पुरानी किताब के पन्नों में दबकर रह गया था और मायके से लाई हुई पुरानी किताबों के साथ आज वही अनजाने में समीर के हाथ लग गया था। यह पत्र समीर के हाथ में कैसे लगा उसकी समझ से परे था, मगर यह बात अब उतनी जरूरी नहीं थी जितनी उस पत्र के कारण समीर के मन में आई गलतफहमी को दूर करना था। उसने दूसरे दिन समीर को सब कुछ बताने का फैसला ले लिया। दूसरी सुबह समीर पर शराब का नशा तो नहीं था, मगर उसके चेहरे की गंभीरता में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं था। रिया से कोई भी बात किए बिना वो चुपचाप तैयार होकर रोज की अपेक्षा कुछ जल्दी ही ऑफिस चला गया। रिया लाख चाहते हुए भी उससे कोई बात नहीं कर पाई। शाम को समीर फिर देर से घर लौटा था और रिया के माफ न करने लायक विश्वासघात के बारे में अकेले ही बड़बड़ाते हुए सो गया था। खाना पीना तो उसने घर में एकदम बंद ही कर दिया था। अगले 3-4 दिन इसी तरह से निकल गए। रविवार का पूरा समय समीर रिया के साथ ही बिताता था, मगर इस बार रविवार की सुबह सुबह भी वो कहीं जाने की तैयारी करने लगा। उसे बाहर निकलता देख रिया लगभग उसका रास्ता रोकते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगी, भगवान के लिए मेरी एक छोटी सी भूल पर मुझे और अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दो। कम से कम एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। किस भूल के बारे में बात कर रही हो? आकाश से संबंध रखने वाली भूल, उसका पत्र अपनी अलमारी में छिपाकर रखने वाली भूल, या मुझे बेवकूफ़ समझने वाली भूल? मैं जानता हूँ जब चोर सबूत सहित पकड़ा जाता है तो सच्चाई स्वीकार करने में ही अपनी भलाई समझता है और उस सच्चाई को किसी मजबूरी का लावादा बहाना देता है। तुम भी ऐसी ही कोई बात कहोगी, मगर अब कहने सुनने से कोई फायदा ही क्या है? विश्वास की धरती पर अविश्वास की एक छोटी सी दरार भी पूरी धरती को बंजर बना देती है। मैंने आपसे कोई छल कपट नहीं किया है। आकाश मेरे जीवन में आया जरूर था, मगर उसी तरह से चला भी गया था। मैं अपने पेट में पल रही 3 महीने की निशानी की सौगंध खाकर कहती हूँ। समीर थोड़ा सा चौंक पड़ा और रिया उससे सब कुछ सच सच बताते चली गई। सारी बातें सुनते हुए समीर का चेहरा गंभीर ही बना रहा था। अगर तुम्हारे मन में कोई चोर नहीं था तो तुमने इतने दिनों तक यह बात मुझसे छिपाई क्यों? उसने पूछा। आपसे मिलने के बाद तो यह बात खुद मुझे भी याद नहीं थी, इसलिए इसमें छिपाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, रिया ने बिना डरे जवाब दिया। मगर समीर के चेहरे पर शंका के बादल जो के तो मंडराते रहे। तुम्हारी बात अगर सच भी है तो भी एक पति की भावना को तुम नहीं समझ सकती। पति के लिए एक सहन करना कितना मुश्किल होता है कि उसकी पत्नी पहले किसी और से प्यार करती थी, उसने कहा और फिर घर से बाहर निकल गया। शाम को फिर देर से घर लौटा। रिया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर समीर के मन में पड़ी दरार को पाटने में सफल नहीं हो सकी। आकाश का नाम वक्त बेवक्त उनके बीच आने लगा और दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। दोनों का जीवन किसी मशीन जैसा हो गया। हार कर रिया ने भी इसे ही अपना भाग्य मान लिया। थकी हारी और अपराध बोध से ग्रस्त वो एक दिन शाम को रसोई में काम करके बिजी थी कि अचानक बाहर से समीर की खुशी से भरी आवाज़ वो सुनकर चौंक पड़ी। ऐसी आवाज़ समीर के गले से बहुत दिनों बाद निकली थी।
रिया खुद को रोक नहीं पाई और बाहर आ गई। बाहर समीर किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रहा था। ओह राकेश, अचानक तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। बिना कोई सूचना दिए इस तरह अचानक चले आए तुम। दोस्त का घर तो अपना घर होता है, वहाँ पहुँचने के लिए सूचना देने की क्या ज़रूरत है। वैसे मैं सूचना देकर तो नहीं आया, मगर एक सूचना देने जरूर आया हूँ, राकेश ने जवाब दिया। रिया समझ गई कि समीर का कोई गहरा दोस्त घर पर आया है। वो अंदर जाने लगी, मगर भाभी जी कहाँ हैं भाई। उसी समय राकेश का स्वर उसे सुनाई पड़ गया और वो रुक गई। समीर ने भी आवाज़ देकर उसे बुला लिया और राकेश से उसका परिचय कराने लगा। ओहो भाभी जी प्रणाम, मैं राकेश, समीर का लंगोटिया यार। आप चाय वाय के चक्कर में मत पड़िए, सीधे बढ़िया सा खाना ही बनाइए, क्योंकि मुझे आज रात यहीं रहना है। राकेश ने सीधे सीधे कहा तो रिया भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अच्छा बताओ, किस तरह की सूचना देने आए हो तुम? समीर ने राकेश से पूछा तो वो हंसने लगा। जल्दी क्या है बता देंगे, अभी तो बतियाने के लिए पूरी रात पड़ी है। वो बोला तो मुस्कुराती हुई रिया रसोई घर की ओर चल पड़ी। दोनों दोस्त बातें करने में बिजी हो गए। उस दिन रिया ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। खाते समय राकेश ने पता नहीं कितनी बार तारीफ की और आखिरकार कह उठा, वाह भाभी वाह, समीर की सेहत का राज तो मेरी समझ में आ गया है। अब कृपा करके मेरी पत्नी को भी यह कला सिखा देना। तुम्हारी पत्नी? तुमने शादी कर ली है क्या? रिया की जगह समीर चौंक कर पूछा। कि तो नहीं, मगर करने वाला हूँ और तुम्हें उसी का निमंत्रण देने आया हूँ। वो उठा और एक सुंदर सा कार्ड समीर की ओर बढ़ाते हुए बोला, बिना किसी बहाने के भाभी जी को साथ लेकर जरूर आना समीर। समीर गर्दन हिलाते हुए कार्ड पढ़ने लगा। अरे, तुम्हारी शादी निशा से हो रही है? समीर चौंकते हुए बोला। हाँ, मगर तुम क्यों चौंक रहे हो? मुझे अपने प्यार पर विश्वास था और देखो आखिरकार मेरा प्यार जीत ही गया। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुम निशा को बहुत चाहते थे, मगर तुमने ही तो बताया था कि निशा किसी पवन नाम के लड़के से। हाँ, वो भी सच था, मगर कुछ दिनों का सच। इससे पहले कि मेरा मन पूरी तरह से टूटता, पवन ने अपनी असलियत दिखा दी और निशा को धोखा देकर कहीं गायब हो गया। निशा का मन उसके कारण टूट गया, पर मैंने भी हार नहीं मानी। थोड़ा मुश्किल से ही सही, पर निशा ने मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। राकेश ने गर्व से भरी खुशी के साथ बताया तो समीर किसी सोच में पड़ गया। रिया बर्तन समेट कर अंदर चली गई। तुम किस सोच में डूब गए भाई? कुछ देर की चुप्पी के बाद राकेश ही बोला, कुछ नहीं। कुछ तो है। नहीं तो यह चुप्पी कैसी? कहीं मेरी शादी में न आने का बहाना तो नहीं ढूंढ रहे हो? राकेश हंस पड़ा। नहीं यार, मैं सोच रहा था कि फैसला तो तुम्हारा है, मगर फिर भी यह जानते हुए भी कि निशा किसी और से प्यार करती थी, तुम उसे अपनाने को तैयार हो गए। अरे, इससे क्या लेना देना, अब तो वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और फिर प्रेम करने पर किसका अधिकार नहीं है। अगर मैं निशा से करता था तो वो भी तो किसी और से कर सकती थी। तो मेरा भाग्य अच्छा था कि निशा मुझे मिली। वैसे तुम भी तो एक बार किरण नाम की लड़की के दीवाने हो गए थे। कहते कहते राकेश फिर हंसने लगा। वो तो मेरा बचपना था यार। मुश्किल से ही सही, मगर समीर को भी हंसना पड़ गया। तुम बचपना कर सकते हो तो कोई दूसरा बचपना क्यों नहीं कर सकता? राकेश की इस बात पर समीर निरुत्तर सा हो गया। फिर भी अगर शादी के बाद तुम्हें पवन वाली बात कभी कभी चुभने लगे तो कैसे मैनेज करोगे? कुछ समय बाद समीर ने धीरे से पूछा, क्यों चुभेगी भाई? जब वो सब निशा को ही याद नहीं है तो मुझे याद क्यों आएगा? वो पन्ना एक दुखद सत्य था, उसे भूलकर हम अपने वर्तमान सुखद सत्य को याद रखें। और सुखद सत्य यही है कि मैं और निशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राकेश ने उत्साह के साथ कहा और फिर सोने चला गया। सोने के लिए तो समीर भी चला गया था, मगर राकेश की बातों ने उसकी नींद गायब कर दी थी।
दिमाग के एक कोने में बाद में एक विचार आते चले गए। राकेश और उसके जीवन में कितनी बड़ी समानता थी और कितना बड़ा अंतर। जिस बात को जानने के बाद वो रिया को बेवफा समझने लगा था, उसी बात को पहले से ही अच्छी तरह जानते हुए राकेश खुले मन से निशा को स्वीकार कर रहा था। सुखद सत्य का अर्थ भी समझ में आने लगा था। रिया और उसका प्रेम भी तो उसका वर्तमान सुखद सत्य था। आकाश और पवन जैसे भौरे अगर संसार में होते हैं तो राकेश जैसे सुलझे हुए लोगों से भी यह दुनिया भरी पड़ी है। तब वो राकेश क्यों नहीं बन सका जिस काले पन्ने को सिरे से भूलकर रिया ने अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया। उसी को फिर से कुरेद कर उसे कौन सा सुख मिल रहा था। जीवन तो रिया के साथ ही बिताना था और इसे सुखद सत्य के सहारे ही बिताया जा सकता था। राकेश की बातें अच्छी तरह से उसकी समझ में आने लगी थीं। जिस बात को लेकर वो रिया से दूर हो गया था, वही बात कोई और इतनी सहजता से स्वीकार कर रहा था। उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। धीरे धीरे उसके मन का अंधकार छटने लगा। पास ही में रिया आंखें बंद किए हुए लेटी थी। चेहरे पर छाया असीम भोलापन छल कपट से कहीं दूर दिखाई देने लगा। समीर के मन की सारी कड़वाहट बाहर निकल गई तो उससे रहा नहीं गया। एक हाथ आगे बढ़ाकर वो रिया का माथा सहलाने लगा। क्या सोच रहे हैं आप? रिया ने तुरंत ही आंखें खोलकर उससे पूछ लिया। समीर बहुत समय तक अपलक उसके चेहरे को निहारता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, कुछ नहीं। राकेश की शादी में तो चलोगी ना मेरे साथ? क्यों नहीं, आपके साथ तो कहीं भी चलूंगी। वैसे भी राकेश भैया की शादी का कार्ड हमारे लिए सिर्फ निमंत्रण पत्र नहीं, हमारे जीवन में फिर से बहारें लाने वाला कार्ड है। वो आप दोनों की सारी बातें सुनती रही हूँ मैं। रिया मुस्कुरा पड़ी। समीर भी मुस्कुराया, फिर तुरंत ही भावुक होकर बोला, मेरी बेवकूफ़ी को माफ़ करना रिया। न जाने क्यों मैं आकाश जैसे नाम से ईर्ष्या करने लगा था, जबकि ईर्ष्या तो उन जैसे लोगों को मुझसे करनी चाहिए क्योंकि मैं खाली हाथ है और मेरे पास तुम हो। अब छोड़िए भी इन बातों को, रिया ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। समीर ने भी धीरे से उसके माथे को चूम लिया और उसी पल उनके रिश्ते में आई दरार हमेशा के लिए भर गई। दोस्तों, कभी कभी हम अतीत की परछाइयों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वर्तमान की रोशनी दिखाई देने बंद हो जाती है। लेकिन सच्चा प्यार वही है जो अतीत नहीं बल्कि वर्तमान को अपनाता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।